हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, क्लास नाइन्थ के जो है कि हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस की। और एमसीक्यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो ये आपका जो है कि प्रश्न है। और यहाँ पे ये आपके जो है कि नाइन्थ के एनसीईआरटी के जिस चैप्टर से बनाया गया है वहाँ से फ्रेंड्स इसको जो है कि हाईलाइट किया गया है। ठीक है, देखिए ये आपका जो है कि प्रश्न है और ये प्रश्न आपका जो है कि यहाँ से बनाया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि क्लास नाइन्थ में जो है कि टोटल आपके जो है कि 12 चैप्टर हैं। ठीक है, जिसमें कि हम लोग 1 से लेकर 10 तक के एमसीक्यूज को कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग चैप्टर 11 और चैप्टर जो है कि 12 के एमसीक्यूज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो ध्वनि होती है ये आपका जो है कि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये आपके जो है कि बुक में भी दिया गया है, देखिए ध्वनि का संचरण। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ध्वनि कंपन के द्वारा जो है कि उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे पहले ही डॉट डॉट दिया गया है। डॉट डॉट एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा ये जो है कि हमें बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा तरंग क्या है, यहाँ पे आपका जो है कि तरंग भरा जाएगा। तरंग क्या है फ्रेंड्स, तो तरंग एक जो है कि विक्षोभ है। ठीक है, तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखेंगे आपके बुक में भी दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स तरंग एक क्या है, विक्षोभ है। ठीक है, देखिए तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपके इसमें कुछ चैप्टर बोरिंग है, लेकिन फ्रेंड्स एग्ज़ाम में प्रश्न वहाँ से भी आपके आते हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है। यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा 3 नंबर का प्रश्न, कौन कौन से माध्यम हैं जिससे होकर ध्वनि जो है कि संचारित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स वो माध्यम को बताना है। तो ध्वनि जो है कि संचारित आपके ठोस में भी होती है, द्रव में भी होती है और गैस में भी होती है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए किसी में कम और किसी में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपके जो है कि दिया भी गया, देखिए ध्वनि का संचरण। ठीक है, तो देखिए ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है माध्यम कहलाता है। यह ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। ठीक है, तो यह ठोस या द्रव या गैस हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने 4 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपीड़न। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संपीड़न बोलते हैं। ठीक है, देखिए आपके इस बुक में भी दिया गया, देखिए ध्वनि के संचारण करने के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो संपीड़न बोलते हैं। इसे जो है कि सी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। और संपीड़न देखिए, यह संपीड़न यहाँ से देखिएगा, यह संपीड़न कंपमान वस्तु दूर से आगे की ओर गति करती है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब उत्पन्न क्षेत्र होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो विरल बोलते हैं। ठीक है, तो विरल और जो है कि
निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम लोग विरल यानी कि आर से बोलते हैं, और उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम लोग संपीड़न सी बोलते हैं। तो प्रश्न जो है कि आपका पूछा क्या गया था, ऊपर एक बार आप जो है कि देख लीजिए यहाँ से, जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर उत्पन्न करती है तो एक उच्च दाब, ठीक है, तो उच्च दाब फ्रेंड्स यानी कि संपीड़न, ठीक है, तो संपीड़न को यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व डॉट डॉट दाब को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो है कि किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व, ये जो है कि अधिक दाब को जो है कि दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स आपने बुक में भी देखते हैं, देखिए किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब को जो है कि, और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है, ठीक है। इस प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है। तो यही सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। और यहाँ से 6 नंबर का प्रश्न देखिए, किसी माध्यम में ध्वनि किस रूप में संचारित होती है, ठीक है। तो किसी माध्यम में फ्रेंड्स ध्वनि जो है कि संपीड़न और विरल दोनों माध्यम में जो है कि होती है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ है और यहाँ से आपके एग्जाम में भी प्रश्न बनता है। और देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग का अभिलक्षण नहीं है, ठीक है। तो ध्वनि तरंग का जो है कि अभिलक्षण इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें दिशा फ्रेंड्स जो है कि इसमें ध्वनि तरंग का अभिलक्षण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आवृत्ति आयाम वेग ये क्या है, ध्वनि तरंग के अभिलक्षण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ध्वनि तरंग के अभिलक्षण, देखिए आवृत्ति आयाम और वेग ये क्या है, किसी ध्वनि तरंग के अभिलक्षण हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन दिशा इसमें नहीं है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, ठीक है, यानी कि ध्वनि जो तरंगे होती हैं ये कैसी तरंगे होती हैं, तो ये जो है कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में जो है कि पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, तो साफ तौर पे यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए उन क्षेत्रों को जहाँ श्रीलंकी की कुंडलियाँ आसपास आ जाती हैं संपीड़न सी, और उन क्षेत्रों को जहाँ कुंडलियाँ दूर दूर हो जाती हैं विरल आर कहते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़नों तथा विरलों के रूप में संचारित होती है, ठीक है। तो यही ऊपर प्रश्न आपका बनाया गया था। अब आप किसी श्रीलंकी में विक्षोभ के संचरण तथा किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं, ये तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य फ्रेंड्स हम लोग जो है कि कहते हैं दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी और दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है, बिल्कुल ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है एग्जाम में कि तरंग दैर्ध्य का जो है कि मात्रक क्या होता है। तो तरंग दैर्ध्य का जो है कि मात्रक फ्रेंड्स होता है आपका मीटर, ठीक है, मीटर होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आपके एग्जाम में प्रश्न क्या बनेगा, देखिए यहाँ से देखिए दो क्रमागत संपीड़नों सी अथवा दो क्रमागत विरलों के आर के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तरंग दैर्ध्य को साधारणतः इस तरह डिनोट कर लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ग्रीक अक्षर लैम्डा से इसको लैम्डा बोलते हैं, ठीक है, से निरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक फ्रेंड्स मीटर होता है, ठीक है। और देखिए हेनरी रुडोल्फ हर्टज का जन्म 22 फरवरी 1857 को जो है कि हुआ था। ये जो है कि आपके अगर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है कि ये किए क्या थे, तो यहाँ से देखिएगा
को हैम्बर्ग जर्मनी हुआ था। उनकी शिक्षा बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई थी। उन्होंने जेसी मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांतों की प्रयोगों द्वारा पुष्टि की थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आवृत्ति का जो है कि एसआई मात्रक जो है कि इनके नाम पर जो है कि रखा गया था। किनके नाम पे? तो ये जो है कि आपके फ्रेंड्स हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज। ठीक है, तो आवृत्ति का जो है कि एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, और इन्हीं के नाम पे जो है कि रखा गया था। अब देखिए, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की क्या कहलाती है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की जो है कि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फ्रेंड्स आवृत्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपने बुक में देखते हैं। देखिए, एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या तरंग ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। यदि हम प्रति एकांक समय में अपने आसपास से गुजरने वाले संपीड़नों तथा विरलों की संख्या की गणना करें तो हमको ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, इसका मात्रक देखिए, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, और इसको प्रतीक यानी कि HZ से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपके जो है कि TRE 2.0 में PRT में प्रश्न पूछा गया था। अभी नीचे वो प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या है? घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान से मान तक आने पर जो है कि पूरा होता है। तो क्या होता है? तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि होता है एक दोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स अपनी बुक में क्या दिया गया है? एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति कहलाती है। हम प्रति एकांक समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीड़नों तथा विरलों की गणना जो है कि करें तो हमें ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या दिया गया है? दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग जो है कि आवर्तकाल बोलते हैं। ठीक है, आप जो है कि कह सकते हैं कि एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग जो है कि। और यहाँ से देखिए, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलों को किसी निश्चित बिंदु से गुजारने में लगे समय को क्या बोलते हैं? तो इसे फ्रेंड्स अभी आपने ऊपर पढ़ा था, इसे हमें जो है कि आवर्तकाल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो चीज़ें फ्रेंड्स आपके NCERT बुक्स में दी गई हैं वहीं से प्रश्न आपकी एग्जाम में बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर 13 यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। देखिए, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलों को किसी निश्चित बिंदु से गुजारने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल इसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, स्रोत का कंपन शीघ्रता से होने पर आवृत्ति उतनी अधिक होती है तो उसका तारत्व कितना होगा? ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न ये है फ्रेंड्स कि देखिए, स्रोत का कंपन शीघ्रता से होने पे आवृत्ति उसकी अधिक होती है तो उसका तारत्व कितना होगा? तो उसका तारत्व भी फ्रेंड्स आपका अधिक होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। देखिए, किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और उसका तारत्व भी क्या होता है? अधिक होता है। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है। तो महत्वपूर्ण चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न भी आपके एग्जाम में बना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का क्या बोलते हैं? तो इसे फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं आयाम इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं इसको, देखिए इसे जो है कि हम लोग क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। देखिए यहाँ से किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का क्या बोलते हैं? आयाम कहते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आगे किस कारण से एक ही समय पर हम एक से ज़्यादा ध्वनि ग्रहण करते हैं? यानी कि किस कारण से एक ही समय पर हम एक से अधिक ध्वनि ग्रहण करते हैं? तो ये किसके कारण होता है? तो ये फ्रेंड्स आपके तारत्व के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जो है कि अनुभव भी किया होगा कि एक समय में आप जो है कि किसी दूसरे साउंड को कोई बोल रहा है, मतलब बहुत सारी आवाज़ को जब आप कैप्चर करते हैं तो ये तारत्व के कारण ही जो है कि संभव हो पाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपके विभिन्न तारत्व की ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न
होती हैं, ठीक है। तो विभिन्न तारत्व की ध्वनियाँ, और ये जो है कि फ्रेंड्स आपके विभिन्न आकार की वस्तुओं, विभिन्न आकृति की वस्तुएं, विभिन्न आवृत्तियों का ये उपरोक्त जो है कि आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से फ्रेंड्स देख लेते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ से देखिए यहाँ से विभिन्न आकार तथा आकृति की वस्तुएं विभिन्न आवृत्तियों के साथ कंपन करती हैं और विभिन्न तारत्व की ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं, ठीक है। किसी माध्यम में मूल स्थिति दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का जो है कि हम लोग आयाम बोलते हैं। और यहाँ से अब देखिए यहाँ से स्वर कैसी ध्वनि है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वर कैसी ध्वनि है, ठीक है। तो स्वर फ्रेंड्स आपकी जो है कि एक प्रकार की अनेक आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न होती है, ये हमारा जो है कि स्वर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स अपने बुक में अगर देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए यहाँ से अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न स्वर को हम लोग ध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। और देखिए एक प्रश्न आपको मैं ऊपर आपको जो है कि बोला था कि टीआरई 2 के एग्ज़ाम में पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था, और ये बहुत से एग्ज़ामों में पूछा गया प्रश्न है जो कि इस चैप्टर का और टॉप लेवल का प्रश्न है। देखिए श्रव्यता का परिसर, तो पूछा जाता है कि मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ये आप जो है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग जो है कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और यहाँ से हम लोग चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से पहला प्रश्न क्या है, भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो भोजन से फ्रेंड्स हमें जो है कि प्राप्त होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन। तो उपर्युक्त जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 12 हमारा है खाद्य संसाधन, ठीक है। देखिए भोजन में हमें जो है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक प्रश्न है, लेकिन इनको भी इसमें शामिल किया गया। देखिए भारतीय जनसंख्या का अधिकांश भाग किस पर निर्भर है, ठीक है। तो भारतीय जनसंख्या का फ्रेंड्स अधिकांश भाग ये जो है कि कृषि पर निर्भर है, और भारत को जो है कि कृषि प्रधान देश भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा, परंतु भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती होती है, अतः कृषि के लिए एक और अधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या हैं, ठीक है। तो फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमारे भोजन के मुख्य स्रोत देखिए पौधे भी हैं, जंतु भी हैं और सूक्ष्म जीव भी हैं। तो यहाँ से जो है कि आपका यहाँ से पौधे एवं जंतु हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा गलत है, और यहाँ से आपका जो है कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है कि इसको याद रखिएगा। और यहाँ से देखिएगा आगे कौन सी क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो कौन सी क्रांति हुई थी जिससे जो है कि फसल उत्पादन में वृद्धि हुई थी, तो वो आपको जो है कि सभी को पता है, हरित क्रांति की जो है कि द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखते हैं अपने इस बुक में, देखिए परंतु भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती होती है, अतः कृषि के लिए अत्यधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है। देखिए आपको पहले से ही पता है कि भूमि बढ़ नहीं रही है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ रही है, घर बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो है कि जो जितने भागों पे, जितने भूभागों पे जो है कि कृषि होती है वो धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए जो है कि फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना क्या हो गया है, आवश्यक हो गया, ठीक है। हमने हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की है तथा श्वेत क्रांति द्वारा दुग्ध का उत्पादन बढ़ाया है और इसका अच्छा प्रबंधन भी किया है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और देखिए दालों से हमें क्या प्राप्त होता है, तो दालों से हमें फ्रेंड्स प्रोटीन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये चैप्टर उतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन अभी आप कमेंट करेंगे कि लास्ट वाला चैप्टर कराइए, तो हम सोचे कि भले ही आसान प्रश्न है लेकिन इनको जो है कि करा दिया जाए, ठीक है। देखिए
फसल उत्पादन में उन्नति। देखिए ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से प्रोटीन प्राप्त होता है। तेल वाले बीजों जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, सरसों, अलसी, सूरजमुखी से हमें आवश्यक जो है कि वसा प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन सी वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है कि फ्रेंड्स आपका मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण, संगठित कृषि, ये उपरोक्त सभी को अगर आप अपनाएंगे तो ये जो है कि आपकी जो है कि कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने जो है कि करने के लिए ये वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियाँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना होगा। संपूषणीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण, संगठित कृषि प्रणालियाँ अपनानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और कौन सी क्रांति दुग्ध का उत्पादन बढ़ाने के लिए हुई थी? अभी आपने ऊपर पढ़ा था श्वेत क्रांति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो ये वर्गीज कुरियन है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि देखिए परंतु भारत में पहले से ये आपका हो गया है। और देखिए यहाँ से दूध का उत्पादन बढ़ाया जाए और उसका जो है कि अच्छा प्रबंधन भी किया। ठीक है, तो श्वेत क्रांति द्वारा दुग्ध का उत्पादन को बढ़ाया गया। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए पशुधन के चारे के रूप में कौन सी चारा फसलें प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, तो पशुधन के चारे के रूप में ये जो है कि कौन सी चारा फसलें प्रयोग की जाती हैं? तो ये जो है कि बरसीम हो गया, जई हो गया, सूडान घास हो गया, इन सभी का जो है कि प्रयोग किया जाता है। लेकिन फिलहाल में जो है कि फ्रेंड्स सूडान जो घास है इसको बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो घास थी ये भूमि को बंजर बना रही थी, ऐसा जो है कि यहाँ पे पाया गया था। ठीक है, तो बरसीम और जई, इसमें सूडान भी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से चारा फसलें जैसे बरसीम, जई अथवा सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सब्जियां, मसाले और फलों से हमें क्या सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या प्राप्त होता है? तो सब्जियां, मसाले और फलों से हमें जो है कि सबसे ज़्यादा ये क्या प्राप्त होता है? तो खनिज, लवण और विटामिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा फसल उत्पादन की उन्नति। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से सब्जियां, मसाले, फलों से हमें जो है कि विटामिन तथा खनिज, लवण, कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण था। और देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। खरीफ फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? ठीक है, तो खरीफ फसल फ्रेंड्स ये जो है कि आपकी किस ऋतु में उगाई जाती है? तो ये वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं खरीफ फसल कहलाती है। ठीक है, तो ये जो है कि आपके जून से अक्टूबर होकर आरंभ तक मास तक होती है। और यहाँ से इसमें है क्या? तो देखिए इन फसलों में रबी फसल कहते हैं, जैसे धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का और मूंग, उड़द। ठीक है, ये खरीफ फसलें हैं। और देखिए गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये क्या हैं? रबी की फसलें हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ठीक है, तो नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो है कि ये गेहूं क्या है? गेहूं जो है कि आपकी खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, ये क्या है? गेहूं आपकी रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है कि आपके सोयाबीन हो गया, मूंग हो गया, मक्का हो गया, ये आपकी क्या है? खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है कि यहाँ से देखिए यहाँ से दिया गया है धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द, ये खरीफ की फसलें हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये क्या हैं? रबी की फसलें हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। देखिए कृषि में शामिल प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो कृषि में शामिल प्रणालियाँ फ्रेंड्स आपकी जो है कि
ये आपका जो है कि कौन सा राइट आंसर इसका है, तो देखिए बीज का चुनना, फसल की देखभाल करना, कटी हुई फसल को हानि से बचाना, ये उपरोक्त सभी आपका जो है कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो कृषि में शामिल प्रणालियाँ आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से आपका जो है कि यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचें तो हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले बीज का चुनना, दूसरा फसल की उचित देखभाल करना, तीसरा खेती में उगी फसल की सुरक्षा एवं कटी हुई फसल को हानि से बचाना। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से प्रयुक्त गतिविधियों द्वारा हम निम्न प्रमुख वर्गों में बांट सकते हैं। देखिए इस प्रकार हम फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया, देखिए फसल की किस्मों में सुधार करेंगे, फसल उत्पादन प्रबंधन में सुधार करेंगे और फसल सुरक्षा प्रबंधन में जो है कि सुधार करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फसल की किस्मों और उपयोगी गुणों जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, उत्पादन की गुणवत्ता का चयन कैसे कर सकते हैं, तो ये फ्रेंड्स हम जो है कि कर सकते हैं प्रजनन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फसल की किस्मों में सुधार, देखिए फसलों का उत्पादन अच्छा हो, यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। ठीक है, फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुणों जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता, उच्च उत्पादन का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को किन वर्गों में बांटा गया है, तो फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन में सुधार और फसल सुरक्षा प्रबंधन, इसमें जो है कि बांटा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये आपने जो है कि देख लिया है। देखिए देखिए इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया। फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से संकरण कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो संकरण है ये आपका जो है कि मुख्य रूप से आपके जो है कि अंतरा किस्मी यानी कि विभिन्न किस्मों में, अंतरा स्पीसीज एक ही जीन्स के दो विभिन्न स्पीजों में, और अंतरावंशी यानी कि विभिन्न जेनरा में। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपके बुक में क्या दिया गया है। देखिए यहाँ से देखिए फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों संकरण द्वारा डाला जा सकता है। संकरण विधि में विभिन्न अनुवांशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं। यह संकरण अंतरा किस्में विभिन्न किस्मों में, अंतरा स्पीसीज एक ही जीन्स के दो विभिन्न स्पीजों में और अंतरावंशी यानी कि विभिन्न जेनरा में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, उसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। और देखिए संकरण विधि किसे बोलते हैं। ठीक है, तो संकरण विधि फ्रेंड्स हम लोग जो है कि फसलों में ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डालना, विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाना, ये जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा ये आपका जो है कि फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों द्वारा संकरण द्वारा डाला जा सकता है। संकरण विधि में विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिए फसल सुधार की दूसरी विधि ऐच्छिक गुणों वाले जीन का डालना, इसमें इसके परिणाम स्वरूप आनुवंशिकीय रूपांतरण फसल प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। और किस्मों में सुधार के लिए कौन से कारक होते हैं, यानी कि किस्मों में सुधार के लिए कौन से कारक हैं। ठीक है, तो देखिए किस्मों में सुधार के लिए कौन से कारक होते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स उच्च उत्पादन, उच्च उन्नत किस्में और जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी सी तीनों सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फसलों में जो है कि आपका जो है कि देखिए यहाँ से प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा। देखिए किस्मों में सुधार के लिए, देखिए किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक, देखिए उच्च उत्पादन, उन्नत किस्में, और यहाँ से उन्नत किस्मों के बाद जो है कि यहाँ से देखिएगा जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, परिक्वन काल में परिवर्तन, और यहाँ से जो है कि व्यापक अनुकूलता हो जाएगा, ऐच्छिक समय, सस्य विज्ञान गुण। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ से ये भी चैप्टर आपका जो है कि कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आज हम लोग जो है कि क्लास 9th के NCERT
साइंस में चैप्टर 1 से लेकर जो है कि चैप्टर 12 तक के MCQs को हम लोग जो है कि कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो है कि एक भी प्रश्न आपका छूटा नहीं है। और मान लीजिए कि एक आध दो प्रश्न अगर छूट गए होंगे तो उसमें जो आप जो है कि बुक का कटिंग देखते हैं हाईलाइट वाला, तो उसमें वो आपके कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप सभी को जो है कि धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स आप जो है कि देखिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपनी जो है कि तैयारी को देखिए सही स्ट्रैटेजी के साथ और जो है कि सही मटेरियल के साथ अगर आप करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम जो है कि आज के इस वीडियो को बंद करते हैं। और फ्रेंड्स देखिए आपका जो है कि क्लास सेवेंथ का NCERT साइंस बिल्कुल चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया गया है। कंप्लीट जो है कि चैप्टर 1 जो है कि करा दिया गया है। चैप्टर 2 आपको जो है कि शाम को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आज के क्लास को हम बंद करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जय हिंद।